हेलो बच्चों, मैं सबिहा। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर सीरीज में। एक बार फिर से कुछ नई सुर्खियों के साथ आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हाजिर हूँ। आइए आज हम कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसे आज हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिकों को चुना हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला टॉपिक है रक्तदान एक महादान होता है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। लेकिन वर्तमान सुर्खियों में बना रहने का इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज के कुछ समुदाय, कुछ वर्गों को के ब्लड डोनेट करने को यानी रक्तदान की अनुमति नहीं दी गई है, उस पर रोक लगा दिया गया है। तो क्यों रोक लगा दिया गया है, रीजन क्या है, सरकार के पक्ष क्या है, वैज्ञानिक पक्ष क्या है, और जो याचिका करता है यानी जिन समुदायों को रोक लगाया गया है ब्लड डोनेट, उनकी क्या कहना है और उनकी क्या मांग है, इन सभी विषयों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है बाल विवाह, जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है। ठीक है, कहीं न कहीं शुरू से ही आप ऋग्वैदिक के बाद से उत्तर वैदिक में देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगती है और उसके बाद से निरंतर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। समाज में, हमारे भारतीय समाज में कई तरह की कुप्रथा थी, क्योंकि महिलाओं को उसका शिकार होना पड़ता था। हालाँकि कई सारे जो ऐसे चीज़ें हैं जो बदल गई। भारत में बहुत सारे अमेंडमेंट और एक्ट्स लाए गए जिसके तहत इन कुप्रथाओं को बदला गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज वर्ग को कमज़ोर बनाती है, हमारे समाज का जो परिभाषा है उसे कमज़ोर करती है। इन सभी विषयों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रक्तदान एक महादान होता है। क्या है इसका, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, खास करके ट्रांसजेंडर ही नहीं, एलजीबीटी, एलजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस्बियन, आपको गे, वो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये जितने भी लोग हैं ना, इन पे ब्लड डोनेशन को यानी रक्तदान की है रोक लगा दिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार ही नहीं, विश्व के कई सारे देशों ने इन पे ब्लड यानी रक्तदान को रोक लगा रखा है। क्यों? आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहला कि ट्रांसजेंडर वर्ग के लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वह रक्तदान जैसा महादान नहीं करेंगे। क्यों भाई? हमारे समाज में सब कोई है तो सबको बराबर का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर चीज में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है? भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है कि उन्हें भी रक्तदान करने की जाए। इस विषयों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है रक्तदान एक महादान। भारत सरकार से इन्होंने अनुमति मांगी है कि हमें भी रक्तदान करने की अनुमति दी जाए। आइए देखते हैं क्या है, क्यों भारत सरकार रोक लगाई है। याचिका का तर्क क्या है? हंगजाम संता सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका के जरिए यह गुजारिश की गई है कि ट्रांसजेंडर और समलैंगिक लोगों को भी ब्लड डोनेट करने का परमिशन दी जाए। यानी याचिकाकर्ता यानी ऐसे लोग, समाज के ऐसे लोग जिन्हें रोक लगा दिया गया है कि आप रक्तदान नहीं कर सकते, रक्तदान करने से समाज के दूसरे लोगों को असुविधा हो रही है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि हमें भी रक्तदान करने का मौका दिया जाए, हम भी इस समाज के भागीदार हैं। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नेशनल एड्स कंट्रोल की तरफ से साल 2017 को जारी किया गया एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का शीर्षक था गाइडलाइन फॉर ब्लड डोनर एंड ब्लड डोनर रेफलर 2017। यानी इसकी जो शीर्षक थी, थीम लाइन थी, ये बनाया गया था। इस गाइडलाइन में क्लॉज 12 और 51 में ट्रांसजेंडर लैंगिक लोगों और महिला यौन कर्मियों द्वारा रक्तदान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जो ये करते हैं सेक्स रैकेट्स वगैरह चलाना, इस तरह की है, या रेड लाइट एरिया में काम करते हैं, खासकर उन्हें रोक लगा दिया गया है। ट्रांजिस्टर हैं, बाईसेक्सुअल हैं, इस तरह के लोगों पे रोक लगा रखा है सरकार ने। सरकार का जो पक्ष है क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। रक्तदान के जो नियम है, गाइडलाइन फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन एंड ब्लड डोनर रेफलर 2017 के मुताबिक डोनेट किया जा रहा खून किसी भी फैलने वाली बीमारी या किसी डिजीज से रहित होनी चाहिए। सरकार का पक्ष है कि कोई भी आदमी अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसके पहली जांच होनी चाहिए, उसके पास कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि फैलने वाली, खून के द्वारा फैलने वाली बीमारी हो, या उसे कोई स्किन डिजीज प्रॉब्लम हो।
जानते हैं जैसा क्या कि सारे जो स्किन डिजीज के प्रॉब्लम होते हैं वो ब्लड की वजह से, इवन छोटे-छोटे फेस पे जो पिंपल्स होते हैं ना, वो भी हमारी दादी-नानी कहा करती हैं कि तुम्हारे पेट की गर्मी के कारण तुम्हारा खून साफ नहीं है, खून साफ करो, अच्छे प्यूरिफाई ये खाओ, डाइट्स लो ताकि तुम्हारा ब्लड प्यूरिफाई हो सके और तुम्हारा स्किन प्योर रहे, साफ रहे, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि स्किन डिजीज से ग्रसित जो लोग हैं, जो इस तरह की बीमारियां हैं, वो ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। कई बीमारियां हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलती हैं, यानी खून से रक्त में प्रवेश होने से फैलता है, जैसे एचआईवी हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एचआईवी का एक मामला अभी कुछ दिन पहले आया था कर्नाटक से। एक 13 साल का बच्चा था, उसे एचआईवी हो गया था। कि माँ-बाप किसी भी रिलेशन कहीं भी किसी को भी एचआईवी नहीं था। तकरीबन उसकी फैमिली के 17 मेंबर्स के टेस्ट हुए कि कहीं इस बच्चे के परिवार में किसी को है, इसलिए शायद इसको हो गया। लेकिन उस बच्चे के परिवार में उतना छोटा बच्चा किसी से यौन संबंध भी तो नहीं बना सकता है। सवाल ये उठा था। जाँच होते-होते बच्चे को दिमाग में कोशिश किया गया कि आप बेटा याद करो कि आपने इस तरह की चीज़, फिर बच्चा याद किया एक दिन कि वो रोज़ जाता था, उसके गली के बाहर एक वो बेचता था अनानास, वो कट-कट के बेचता है लोग, वो बेचता था, फ्रूट्स होता है ना, तो वो खट्टे फलों में आते हैं, विटामिन सी की उपलब्धता ज़्यादा होती है उसमें। तो वो जाता था वहाँ, उसको बहुत पसंद था और पास वाले अंकल के पास वो रोज़ जाता था। वो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अंकल के हाथ में ना चाकू लग गई, ठीक है? वही काटते वक़्त चाकू लग गई और उसका जो ब्लड था थोड़ा-बहुत शायद उसके अंदर चला गया। जाने के बाद से ये हुआ कि बच्चा ने खा लिया, उसको नहीं ध्यान दिया और उस मतलब 1 बूँद से भी हाफ एंड हाफ, हम कह सकते हैं 1.1 एमएल से भी कम ब्लड उस बच्चे के शरीर में गया और धीरे-धीरे वो एचआईवी संक्रमित हो गया। क्यों? क्योंकि वो अंकल एचआईवी से ग्रसित। तब से कर्नाटक सरकार ने ये फैसला किया कि जितने भी स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोग हैं खासकर, उन्हें अगर कोई भी फूड बेचते हैं, कोई फ्रूट्स का ठेला लगाता है, देखते हैं आप, पानी पूरी वगैरह-वगैरह, तो उनको ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया। ग्लव्स, आप ये नहीं सोचिए कोविड के कारण, अभी तो कोविड ना के बराबर हो गया है और उसका वो भी फ्रीक्वेंसी भी कम है, लोग कम मर रहे हैं। हालाँकि हमारी सरकार ने इंजेक्शन वगैरह, जो टीके वगैरह लगाए, वो बहुत हद तक कारगर हैं। तो उसका उतना असर तो रहा नहीं, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कहीं भी जाते हैं, पूरे ग्लव्स पहने हुए देखते हैं। ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करें कि ये कर्नाटक सरकार की गाइडलाइन है, आदेश है कि आपको पहनना पड़ेगा ताकि बाकी लोग उससे प्रभावित ना हों। चाहिए एक छोटी-सी लापरवाही के कारण उस बच्चे की खराब हो गई। उसी तरह से हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कोई स्किन डिजीज़ प्रॉब्लम है, इवन आपने 1 साल के अंदर अपने बॉडी पे टैटू बनवाया हो, ठीक, टैटू तो लगाते हैं ना अभी, मतलब बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के शौक हो गए हैं, बच्चों-बच्चियों के शौक हो गए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लगवाए होंगे टैटू, कोई मॉम लवर्स, कोई इस तरह के स्टार मार्किंग वगैरह अलग-अलग का टैटू बनवाते रहते हैं। वो टैटू के जो इंजेक्शन होते हैं, पतले-पतले सुई जो होते हैं जिससे टैटू बनाए जाते हैं, ठीक है? वो टैटू उससे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी एचआईवी संक्रमित को लगा हो और फिर वही आपको बना दिया, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत सारे एक साथ कई सारे वो होते हैं, सुई लगे होते हैं। तो उससे कहीं आपका ये प्रभावित ना हो, तो इन सब चीज़ों से अगर आप जाते हैं तो थोड़ा बचें, ध्यान दें इन सब चीज़ों। अगर आपने 1 साल के अंदर टैटू गुदवाया है अपने हाथ पे, तो भी आप रक्तदान नहीं कर सकते। अगर आपने 1 साल के अंदर आपको कुत्ता काटा और आपने रेबीज़ का इंजेक्शन लिया है, तो भी आप रक्तदान नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों के टेस्ट होने के बाद ही आप रक्तदान कर सकते हैं। रेबीज़ का टीका लगा हो या आपने 1 साल के अंदर टैटू बनवाया हो अपनी बॉडी पे, तो भी आप रक्तदान नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि एलजीबीटी या ट्रांसजेंडर लोग एक एचआईवी, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके शारीरिक संबंध भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए समझ में आ गया? एलजीबीटी जो समुदाय के लोग हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, इनके शारीरिक संबंध ज़्यादा होते हैं, यौन संबंध ज़्यादा होते हैं और किसी के भी संपर्क में रहते हैं। इसलिए इन्हें रोक लगाया गया है कि आप ब्लड डोनेट, रक्तदान, एक दान नहीं कर सकते, ठीक है? याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन बताया है इसे। यानी जिन लोगों ने इसे रोक लगाया गया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमें भी रक्तदान करने की अनुमति दी जाए और उन्होंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि अगर हमें अनुमति नहीं मिल रही है या हमें रोक लगाया गया है, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना जाएगा।
जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होता है। समझ ही रहे हैं आप? उनका भी पक्ष बिल्कुल सही है। जब वो भारत के नागरिक हैं, भारतीय समुदाय में शामिल होते हैं, तो उन्हें आखिर क्यों नहीं दिया गया है? याचिकाकर्ता के अनुसार जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर इस तरह का प्रतिबंध पूरी तरह से अवैध है। याचिका का कहना है कि जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपने पढ़ा है कि किसी भी लिंग, जाति, धर्म, मूल के आधार पर भेदभाव करना कानूनन अपराध है ना? मौलिक अधिकार में आप पढ़े हुए हैं। तो उसी मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का हमारे ऊपर ये किया जा रहा है कि जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल के कारण, तो ये कानूनन अपराध है, अवैध है, पूरी तरह से अनुचित माना जाएगा और भेदभावपूर्ण माना जाएगा। अगला है, वही केंद्र सरकार ने कहा कि सिर्फ ब्लड पाने के लिए प्राप्तकर्ता का अधिकार डोनेट करने वाले व्यक्ति के अधिकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। इस याचिका के पक्ष वितर्क करते हुए भारत सरकार का कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप ब्लड डोनेट करना, रक्त दान करना, महादान करना आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल होता है, तो आपके अधिकार से बढ़ के जो ब्लड को प्राप्त करेगा, यानी जिसे जरूरत है, के अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर मान लीजिए कोई 10 ऐसा लोग है जो कि ब्लड डोनेट करना चाह रहा है, उसे नहीं अनुमति दी जा रही है, कोई एक व्यक्ति है जो खून की कमी के कारण मर रहा हो, हॉस्पिटल में हो, आखिरी सांसें ले रहा हो, और इन 10 लोगों में से कोई भी सेफ ना हो, और ये जिद पे है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे ही, और करा दिया जाता है, तो वो वैसे भी मर जाएगा ना। मान लीजिए किसी को कोई स्किन डिजीज है, कोई एचआईवी है, किसी को हेपेटाइटिस बी है, तरह तरह के इश्यूज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ऐसा नहीं है कि आपके कहने से कर दिया जाएगा। आप यानी आप सुने ना कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल होता है, उसी तरह आपके अगर डोनेट करने का अगर आपको अधिकार है, तो वैसे ही जो ब्लड प्राप्त करता है, जिसे डोनेट किया जाएगा, उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ब्लड पाने का भी पूरा अधिकार देता है। ये भारत सरकार का पक्ष। के बाद इसी में एक दिया हुआ है, नीचे में मोटा हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, अन्य देश के नियम और कानून। ये सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, बल्कि विश्व के कई देशों में इस तरह के कानून, इतना बड़ा देश है वर्ल्ड का और इतनी शक्तिशाली महाशक्ति कहा जाता है अमेरिका, अमेरिका में भी यही नियम है। एक बार 2012 में इस तरह के विवाद उभरे हुए थे अमेरिका में। वहाँ के जितने भी एलजीबीटी समुदाय के जो लोग थे, वो सड़क पे उतर आए थे। तब वहाँ की सरकार ने एक फैसला दिया था, वहाँ की कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसमें बताया गया था 1 साल के अंदर एलजीबीटी समुदाय के लोगों का अगर किसी के साथ यौन संबंध न हो, तभी वो रक्तदान कर सकते। ठीक है, 1 साल बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, फेज हो जाता है। फिर उसके बाद से फिर से विवाद उभरा 2017 में। 2017 में जब विवाद उभरा, उसमें भी यही कहा गया था। फिर सरकार ने वहां की फैसला किया कि 3 महीने के अंदर, अगर 3 महीने के अंदर आपने किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यही नियम कनाडा में भी, यही नियम सिंगापुर में भी, और यही नियम ऑस्ट्रेलिया में भी लागू है। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि हमेशा इन विवादों को देखा जाता है, ये विवाद भारत में भी गहराया हुआ है। आप भी इस पर विचार करें और अपने विचारों को हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अगले टॉपिक पे चर्चा करें। अगला जो टॉपिक है वो है बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह एक ऐसा मसला है, ये मसला नहीं है, ये हमारे समाज की कुप्रथा है, कुतियां हैं, ये बदलने का टाइम आ गया है। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लगता है बेटी पैदा हुई तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बोझ हो गई, 10 लाख 20 लाख लेके जाएगी। आप उसे पढ़ाइए ना, 5 लाख उसकी शिक्षा में खर्च कर दीजिए, वो आपको कमा के देगी। आपको उसके विवाह और शादी की चिंता नहीं करनी होगी। लेकिन हमारा समाज कब इन चीजों को समझेगा? हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है, कहीं न कहीं ये भी एक जिम्मेदारी है, लड़कियों को जिम्मेदार है, लड़कियों के और महिलाओं को दबाने में। आप हर तरह से देखते हैं, शुरू से ही इवन उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई ये प्रथा। वैदिक तक तो नहीं था, महिलाएं स्वतंत्र थी, गुरुकुल में शिक्षा लेती थी, और जितने भी पाठ कार्यक्रम होते थे उसमें भाग लेती थी। उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की गिरावट देखने को मिलती है, और निरंतर देखने को मिलता है, निरंतर। ठीक है, तरह तरह की देवदासी प्रथा, इस तरह की चीजें सामने आई हैं, और सरकार ने, जैसे अभी सबरीमाला विवाद था, आप लोग देखे होंगे केरल वाला, उसमें ये था कि महिलाओं को उस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। क्यों भाई?
फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, केरल हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि नहीं, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, महिलाएं अपवित्र हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही ईश्वर ने जब दोनों को बनाया, पुरुष और स्त्री को, तो एक पवित्र हो गया और एक अपवित्र हो गई? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये हमारे समाज की, मतलब आप देखिएगा क्लास 12th की, प्लस 2 की एनसीईआरटी है बिहार बोर्ड की, इसमें फ्रांसवा बर्नियर ने एक वर्णन किया हुआ है, बड़ा ही दुखदाई लगता है उसको पढ़ करके। उसमें फ्रांसवा बर्नियर बोलते हैं, वो आए हुए थे भारत भ्रमण के लिए, लगभग 10 से 12 साल वो रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जब मैं एक बार कहीं से वो गुजर रहे थे, और जाते हुए रास्ते में वो देखती हैं कि एक छोटी-सी बच्ची है 10 से 11 साल की। 10 से 11 साल की बच्ची का मतलब समझ रहे हैं क्या एज होगा, किस तरह की होगी? तो 11 साल की बच्ची है, सफ़ेद कपड़े पहनी हुई, सफ़ेद वस्त्र धारण की है। उसके साथ 10-12 एकदम यंग एज की कुछ बूढ़ी भी उसमें, और हट्टी-कट्टी महिलाएँ जिनके बाल मुंडवाए हुए थे, यानी सर में बाल नहीं थे, और वो भी सफ़ेद वस्त्र धारण की थी। छोटी-सी बच्ची को जकड़े हुई थी, दोनों हाथ से तेज़ी से पकड़ी हुई थी। एक हजाम था, जो वो चाकू लेके, जो हजाम समझते हैं ना? बार्बर, वो बाल वगैरह काटता है, वो। वो चाकू लेके उस बच्चे के बाल हटा रहे थे, या बाल मुड़ रहा था उसका, और चिता थी सजाई हुई। बाल मुड़ाने के बाद बर्नियर बोलता है कि मैं रुक के देखने लगा कि क्या हो रहा है। वो बच्ची इतनी बुरी तरह डरी हुई और सहमी हुई थी। बर्नियर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा था। ये लड़की के बाल कटाए जा रहे हैं इसलिए ये डरी हुई है, या कोई और मामला है? वो रुक के देखते हैं वहाँ। कुछ देर के बाद उस बच्ची को ले जाके उस चीते पे बांध दिया जाता है, और चीते को आग लगा दिया जाता है। ये हमारे समाज की, हालाँकि अब तो नहीं है, खत्म हो चुकी। मैं बस एक मामला आया महिलाओं की स्थिति का, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि 3 तलाक का मामला था, ठीक है? जब मन किया शादी किया, जब मन किया तलाक दिया, घर से बाहर कर दिया। किसी को कोई हक नहीं है ज़िंदगी का फैसला करने का, या उसकी ज़िंदगी के साथ मज़ाक करने का। ये हक सिर्फ़ पुरुषों को क्यों? अगर पुरुषों को है, तो महिलाओं को भी होना चाहिए तलाक देने का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नहीं तो फिर इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो हमारी वो भारत सरकार ने इसे खत्म किया, सराहनीय था ये। और आइए हम लोग थोड़ा-सा बाल विवाह पे चर्चा। UNFPA and UNICEF, United Nations Population Fund and the United Nations Children's Fund की एक रिपोर्ट आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की से जितने भी जुड़े हुए मामले हैं यूनिसेफ देखता है। तो एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज, ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज आया हुआ है, और उसमें ये कहा गया है इस रिपोर्ट में, और उसी के तहत यूनिसेफ की एक विशेष समिति भारत आई। कहाँ आई? भारत आई, इसलिए भ्रमण करने के लिए कि भारत में बाल विवाह का क्या रेशियो है, क्या आंकड़े हैं, और किस तरह की स्थिति है। ठीक है? भारत का दौरा किया तथा सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने संबंधी प्रयासों का विश्लेषण किया। यानी भारत सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए किन-किन प्रयासों को शुरू किया है या कर रहा है, का विश्लेषण किया उन्होंने। किसने? उस समिति ने। ये है समिति, और समिति को शुरू कौन किया है? लाया कौन है? यूनिसेफ ने। ठीक है? इस रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण भारत में बाल विवाह हुए, और पूरे विश्व में भी बाल विवाह में वृद्धि हुई है। जिसने रिपोर्ट दिया है, अपने रिपोर्ट में कहा है, रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में महामारी, कोविड महामारी के कारण बाल विवाह में वृद्धि हुआ है। आखिर क्यों? कोविड महामारी के कारण महिलाएं ही क्यों ज्यादा शिकार हुई? समाज में तो दोनों वर्ग रहता है ना, महिला और पुरुष, महिलाएं ही क्यों, सवाल ये उठता है। अगला है लाइन इसमें, महामारी के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में 10 मिलियन, कितने? पूरे विश्व में 10 मिलियन बाल विवाह हुए हैं। 10 मिलियन, समझ रहे हैं कितना ज्यादा हो सकता है? 10 मिलियन बाल विवाह हुए हैं। ऐसी बच्चियों का बाल विवाह, यहाँ आप फोटो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कितना छोटी है, और ये बच्ची का विवाह हो रहा है, माँ गोद में लेके बैठी हुई है। ये देख रहे हैं क्लिप आर्ट, आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नई बात है, हमारे समाज जैसे बदले हैं, और नई-नई चीज़ें आ रही हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं, और अभी भी ये कुप्रथा जारी है, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। पहले के टाइम में लोग गोद में बच्चे को लेकर के कन्यादान करते थे, निकाह पढ़वाते थे,
ऐसे कई सारे मामले मेरे जानने में हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी फुप्पी दादी थी, उनका भी शादी इसी तरह से। तो आज से 100 साल पहले की बात है वो। अब तो ज़माना बदल गया ना, उस समय लोग जाहिल होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते, वेल एजुकेटेड नहीं होते थे, इतनी दुनिया मॉडर्न नहीं थी। आज इस मॉडर्निटी में भी इस बच्ची का विवाह हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज पे ये कैसा है। और ये देखिए बाल विवाह हो गया है, ये बच्चे देख रहे हैं इसकी मांग में सिंदूर है, पहना दिया गया है इतनी कम उम्र की। अगर हम इन्हें मौका देते हैं तो ये देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं ना, जितनी भी आपको जैसे खास करके बिहार सरकार अभी भारत में टॉप पे चल रही है महिलाओं को आरक्षण के मामले में। क्या आप किसी भी अभी हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, महिलाओं का दबदबा देखिए, आप थोड़ी छूट दीजिए ना उन्हें, वो भी आपके बराबर है, पुरुष वर्ग के बराबर है। आप थोड़ी तो दीजिए उन्हें, उड़ने का तो मौका दीजिए। उड़ने से पहले पंख कर देते हैं आप लोग, विवाह करके और गले में एक फंदा डाल देते हैं, घर बैठा दिया जाता है। हमारे समाज का ऐसा सोच है। हालांकि पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ बदलाव जरूर हुआ है और बदलाव की गुंजाइश करनी भी जरूरी है। अगला है कि विश्व में बाल विवाह की स्थिति क्या है, ये देखेंगे। हर साल करीबन 12 मिलियन बाल विवाह कर दिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट के। हर साल पूरे विश्व में 12 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह होता है। कौन दिया है रिपोर्ट? यूनिसेफ ने दिया है, छोटी मोटी संस्था नहीं है ये। अगला है एसडीजी 5.3 के अनुसार वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरे विश्व से पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 5.3 के अकॉर्डिंग वर्ष 2030 तक पूरे विश्व से बाल विवाह को समाप्त कर देना है। ये ऐसा इसका अनुमान है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में कुछ सुधार हुए हैं। दक्षिण एशिया के देश में भारत भी शामिल होता है। हालांकि दक्षिण एशिया के कुछ देशों में सुधार तो हुए हैं, नो डाउट, उसमें भारत भी शामिल है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है, तेजी से सुधार की आवश्यकता है। अगला है बाल विवाह में 1/3 की कमी आई है, 50 से 30% तक की कमी देखी गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 30% कमी देखी गई। अधिक प्रगति की आवश्यकता है। बाल विवाह के काफी गंभीर परिणाम है सामने आए हैं। बच्चों के अधिकारों का हनन मात्रा में दर अधिक होगी। बाल विवाह के काफी गंभीर परिणाम है। कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई बच्चे की शादी हो जाती है, 12-13 साल में शादी हो जाती है, ठीक है, शादी हुआ, बच्चे हुए, उस लड़की के भी बॉडी में तो इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरी जान को अपने अंदर पाल सके और उसे पूरी तरह से न्यूट्रिशन दे सके। साथ ही उसके दिमाग में भी ये चीज होना चाहिए कि मुझे क्या न्यूट्रिशन लेना है ताकि मेरे और मेरे बच्चे के लिए फायदेमंद हो सके। वो तो खुद ही बच्चा है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके साथ, ये समझ नहीं पा रही है वो बच्ची। और लास्टली क्या होता है कि वो एक कुपोषण से भरे हुए बच्चे को जन्म देती है। आप देख सकते हैं भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो एनीमिया कुपोषित थे। आप देख सकते हैं कि वो है इनके, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये सब। हालांकि एमपी अब बेहतर हो गया है, खत्म हो गए वहां से मामले को। बाल विवाह बच्चों से पैदा हुए बच्चों के स्टैंडिंग होने की संभावना अधिक होती है। स्टैंडिंग क्या होता है भाई? 2019 से 21 में बाल विवाह की स्टैंडिंग दर 35.5% रही है। स्टैंडिंग क्या होता है? कोई बाल विवाह अगर करता है कि कोई बच्ची है 12-13 साल में, शादी हो गई, तो बच्चे को जन्म दिया, उसके द्वारा जन्मा बच्चा हाइट में कमी होगी, शारीरिक विकास उसका नहीं होगा। और ये मैं नहीं दे रही हूँ, इस रिपोर्ट में दिया गया है। उस तरह के बच्चों में स्टैंडर्ड स्टैंड मतलब लेंथ, लंबाई में कमी होना। 19-21 में बाल विवाह में जो स्टैंडिंग की दर है वो ज्यादा बढ़ी हुई है, 35.5% बढ़ी हुई है। क्या यही रीजन है कि आजकल के लोगों की हाइट भी कम हो रही है? कह सकते हैं ना, बिल्कुल। और सिर्फ बाल विवाह ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कुपोषण के लिए, बहुत सारी चीजों का जिम्मेदार होता है। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी, जनसंख्या वृद्धि, इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। सपोज मान लीजिए बाल विवाह हो गया, बच्ची के अंदर इतनी थिंकिंग नहीं है कि हमें कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती है वो। 10-12 बच्चे हो गए, 7-8 बच्चे हो गए, और उतनी कम पढ़ी लिखी है, तो हस्बैंड भी वैसा ही होगा ना, उसी एज में होगा, लड़का जो है वो भी उसी एज में होगा, तो क्या जॉब मिलेगी?
7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को क्या जॉब और क्या नौकरियां मिलेंगी? मजबूरी है उसके पास कि वो मजदूरियां करेगी, अगर काम करेगी, तो हस्बैंड काम करेगा और क्या ही मिलेगा उस बच्चे को वो अफसर बना सके। क्या इतनी है उसकी इनकम कि भारत के या किसी भी शहर में जहाँ वो रह रहे हो, वहाँ के अच्छे हाई रेस्पेक्टेबल स्कूल में उस बच्चे को पढ़ा सके, अच्छा वातावरण दे सके? जब वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं, तो फिर वो आगे जाके वही बाल विवाह करेगा और फिर से वही कुपोषण, बेरोजगारी और भूखमरी को जन्म देगा। क्या एक मजदूर अपने बच्चे को रोज अच्छे फ्रूट्स, दूध, न्यूट्रिशन दे पाएगा या दे पाता है? तो वो कैसे दे पाएंगे? भूखमरी बढ़ा, जनसंख्या वृद्धि हुआ क्योंकि प्लानिंग फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकते, है ना? बेरोजगारी बढ़ी, 10 बच्चे हो गए, सरकार की जो वैकेंसियां आती हैं वो कितनी की होती है? मान लीजिए दो, ज्यादा से ज्यादा अगर 2 बच्चे तो हो सकता है कहीं अच्छी आप स्कूल में पढ़ा, अच्छा एजुकेशन हुआ, अच्छे नॉलेज डेवलप किए तो वो अच्छी कंपनीज में उनको जॉब मिल जाए। लेकिन सात सपोज मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक फैमिली है जो मजदूरी करके महीने के 20,000 रुपए भी कमा रही है। अगर उसके घर में 7 बच्चे हैं तो वो हो गए पेरेंट्स और 7 बच्चे, 9 परिवार। 9 परिवार को 20,000 में दिल्ली जैसे शहर में जिंदा रखना, चलाना आसान होगा? आपको लगता है? यहाँ तो रेंट ही 10,000 हो जाते हैं। नेहरू विहार के रेंट ही 10,000 है, स्टूडेंट लोग से जाके पूछ मिली। 10,000 रेंट दे दिया, 10,000 में 9 लोगों का जीवन पालना, 1,000 रुपए महीने का एक लोग पे पड़ेगा। उस 1,000 रुपए में वो बच्चा स्कूल जाएगा, या भोजन पानी होगा, या उसे न्यूट्रिशन दिया जाएगा, या अच्छा वातावरण दिया जाएगा? क्या हो सकता है? इसलिए बाल विवाह को रोकना बहुत जरूरी है। ये हमारे देश की एक गंभीर स्थिति, हमारे देश की नहीं, विश्व की गंभीर स्थिति बना हुआ। आगे देखते हैं बाल विवाह की स्थिति। समग्र तौर पर बाल विवाह में कमी की दर 23.3% है, जो राष्ट्रीय औसत के रूप में देखा जा सकता है। जो राष्ट्रीय औसत यानी नेशनल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बाल विवाह में 23.3% की कमी देखी गई। हालांकि 140 करोड़ की आबादी में ये ज्यादा नहीं है। भारत की आबादी 140 करोड़ है, उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर सुधार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये बेहतर है। भारत के 8 राज्यों में बाल विवाह की दर औसत से भी अधिक है, यानी राष्ट्रीय जो डेटा है उससे भी अधिक है। सबसे टॉप पे चल रहा है पश्चिम बंगाल, बिहार, और तीसरे नंबर पर है त्रिपुरा। बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा ये शीर्ष राज्य हैं जहाँ पे बाल विवाह के मामले ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। आदिवासी बहुल राज्यों में बाल विवाह अधिक देखे गए हैं, जैसे झारखंड, 32.2% वहाँ बाल विवाह हुए हैं। उसमें शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा देखी गई है, 37.9%। 15 से 19 आयु वर्ग की 65.8% एनीमिया से ग्रसित है। कहाँ की? झारखंड की। आप समझ सकते हैं, कम उम्र में शादी हो गई, बच्चे होने लगे, खून की कमी हुई, एनीमिया हुआ। बच्चे का पेट भरे कि अपना भरे? अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होगा, अच्छा भोजन नहीं होगा, तो जाहिर है कि तरह तरह की प्रॉब्लम और बीमारियां होनी ही है। तो झारखंड की जो आबादी है वो 65.8% एनीमिया ग्रसित, पूरी तरह से एनीमिया से ग्रसित है। झारखंड में बाल विवाह के कितने मामले हैं? 32.2%, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर कितना है? 9% है। ये एक झारखंड की तस्वीर है, देख सकते हैं बच्ची कितनी छोटी सी है और उसका बाल विवाह किया जा रहा है। अगला टॉपिक है, अगला इसमें है कि भारत के कई राज्यों में सुधार की भी स्थिति देखी गई। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिरावटें, 8 राज्यों का मैंने नाम बताया जिसमें शीर्ष पे है, और भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ सुधार भी हो रहे हैं बाल विवाह की स्थिति से। हमारा उड़ीसा, उड़ीसा का गंजाम जिला टॉप रैंक पे है, बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। वहाँ पे एक भी बाल विवाह के मामले 2021-22 में नहीं देखे गए। वही मध्य प्रदेश है जहाँ पे दो बाल विवाह की जो रेशियो 2015-16 में कितना था? 32.4% था। वही 2020-21 में 23.1% हुआ, कमी आई है ना। फिर उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में 2013-14 में 25.4%, वही 2020-21 में 35.4% आ गया है। ठीक है, तो अगला है उड़ीसा का गंजाम जिला, जो पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त घोषित हो चुका है। वही उच्चतर स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांक बेहतर जैसे वाले राज्यों में
बाल विवाह की दर ना के बराबर, यानी जिनका स्वास्थ्य रेट अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, लोग सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाए, बोझ नहीं समझ। तो सबसे हमारा टॉप रैंक पे केरल ही चल रहा है अभी। केरल में जो मामले देखे गए हैं, आप देख रहे हैं 2015-16 में 7.7% था वहां पे बाल विवाह, जो घट करके 2020-21 में 6.3%। इस तरह के कुछ मामले थे जो कि हमने डिस्कस किया आपके साथ। अब आइए एक अभ्यास प्रश्न आपको दिखाते हैं और आप इसका उत्तर हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा भारत सरकार के कानून और नीतिगत प्रयास, यानी भारत सरकार इस बाल विवाह को खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या है? बाल विवाह निषेध, यानी कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, एक अधिनियम है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट, आप लोग सब लोग सुने होंगे, सुर्खियों में था अभी हाल फिलहाल में फिर से। वो बच्चों के मानवीय और अन्य तरह के अधिकारों के हनन को रोकना। संसदीय समिति ने महिलाओं के विवाह की उम्र 21 करने पर विचार कर रही है। जितने भी इस तरह के मानवीय हनन है बच्चों का, उसे रोक लगाना। अभी देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल से तो पारित हो चुका है और भी कुछ अड़चने आई हुई हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई हुई है। इसमें ये विचार किया जा रहा है कि महिलाओं की, ऑलमोस्ट पारित हो चुका है, महिलाओं की विवाह की आयु 21 कर दी जाए। अगर उससे कम में होता है तो ये कानूनन अपराध हो जाएगा। क्यों? कि 21 साल तक एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो जाएगी, उसकी क्षमता तो दिख जाएगी कि वो क्या कर सकती है। हो सकता है कि माँ बाप उसे आगे भी पढ़ाए। माँ बाप तो छोड़िए, भारत सरकार और बहुत सारे राज्य सरकार भी महिलाओं की शिक्षा पे, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना आदि। वही पश्चिम बंगाल की है कन्या श्री योजना, जो बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए ये देती है, प्रोत्साहन राशि देती है। बिहार सरकार के कई सारी योजनाएं हैं जो देती है। उसके अलावा बिहार सरकार ने 35% का आरक्षण दे चुका है, जैसे खेल विश्वविद्यालय में नीट के, यानी मेडिकल और इसकी परीक्षाओं में। फिर और जो नौकरियां हैं भारत सरकार की, जिस वगैरह की भी वगैरह की है, बिहार प्रशासनिक सेवा वगैरह में, या आप कह सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी नौकरियों में 35% का आरक्षण दे रखा है सरकार ने, ताकि महिला को बढ़ावा मिले, महिलाएं सशक्त हों, उनको अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिले, उन्हें उड़ने का मौका दिया जाए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जैसे सत्य कथन को चुनें। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, 2030 तक 2030 तक 170 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। पहला ऑप्शन है 2030 तक 170 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह हुआ है। भारत का राजस्थान जिला पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त किया गया है। ऑप्शन है 1 और 2, दोनों सही। बी में है केवल 2 सही, सी में है दोनों सही, और डी में है इनमें से कोई नहीं। आप इसका उत्तर हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ें। कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए